हेलो साथियों, मैं आरपी सिंह। आज हम बात करेंगे व्यक्तित्व मापन की विधियों के बारे में। पिछले सेशन में भी हमने बात की थी व्यक्तित्व मापन की कुछ विधियों के बारे में। वहाँ हमने क्या जाना था कि व्यक्तित्व मापन की विधियों को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रक्षेपी विधियाँ, दूसरा अप्रक्षेपी विधियाँ। साथियों, पिछले सेशन में हमने प्रक्षेपी विधियों की बात की थी। आज हम बात करेंगे अप्रक्षेपी विधियों की। अप्रक्षेपी विधियां या नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स क्या करते हैं? ये चेतन मन के व्यवहार को प्रदर्शित करवाकर या उसका अवलोकन करके, उसको देखकर, उसको जानकर व्यक्तित्व का पता लगाते हैं। तो ऐसी विधियां, ऐसे मेथड्स जो कॉन्शियस या चेतन मस्तिष्क या मन के व्यवहार का पता लगाते हैं या उसके द्वारा व्यक्तित्व का मापन करते हैं, उसे कहा जाता है अप्रक्षेपी विधियां, नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स। साथियों, ये जो नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स होते हैं, इन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक आत्मनिष्ठ विधियां, दूसरी वस्तुनिष्ठ विधियां। आत्मनिष्ठ शब्द से ही पता है जिनकी खुद के प्रति निष्ठा हो, अर्थात जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने बारे में किसी को बताए और उसके आधार पर व्यक्तित्व को मापा जाए, व्यक्तित्व का पता लगाया जाए, उन विधियों को कहा जाता है आत्मनिष्ठ विधियां या फिर सब्जेक्टिव मेथड्स। दूसरे होते हैं साथियों वस्तुनिष्ठ विधियां या फिर ऑब्जेक्टिव मेथड्स, जिसमें कोई अन्य व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में या हमारे व्यक्तित्व के बारे में बताता है, तो उसे कहा जाता है वस्तुनिष्ठ या फिर ऑब्जेक्टिव मेथड्स। हम दोनों मेथड्स की बात करेंगे जो दोनों ही अप्रक्षेपी विधियों में शामिल होते हैं। कितने प्रकार के हैं, कैसे हैं, किसने दिए हैं, किस तरीके से व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। एक बैकग्राउंड आप यहाँ भी देख पा रहे हैं। ये जो महिला है, ये जो लड़की है, ये कई सारे व्यक्तित्व आपके सामने यहाँ इसके फेसेस से दिख पा रहे हैं। तो इन सारे व्यक्तित्व का पता लगाने के लिए कहीं ना कहीं हम इन विधियों का प्रयोग करते हैं साथियों। आइए दोनों विधियों को हम समझते हैं एक टेबल के साथ तुलना करते हुए। सबसे पहले हम समझते हैं अप्रक्षेपी विधियां, जिनको हम कहते हैं नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स। क्या कहते हैं साथियों? नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स कहते हैं। ये जो ये नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स हैं, इन अप्रक्षेपी विधियां जो हैं नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स, इंग्लिश भी आपको ध्यान रखना है, नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स इनको कहा जाता है। और ये जो नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स होते हैं, ये किसका पता लगाते हैं? ये चेतन मन का पता लगाते हैं, कॉन्शियस माइंड का पता लगाते हैं। कौन से का? कॉन्शियस माइंड का पता लगाने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। इन विधियों को दो भागों में बांटा है। पहला है साथियों आत्मनिष्ठ विधियां। आत्मनिष्ठ को हम क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव मेथड्स। क्या कहेंगे हम इनको? आत्मनिष्ठ को हम कहेंगे सब्जेक्टिव मेथड्स। ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव मेथड्स। और इन्हीं के साथ जो दूसरी हैं वो है वस्तुनिष्ठ विधियां। इन्हें इंग्लिश में कहेंगे ऑब्जेक्टिव मेथड्स। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव मेथड्स। सब्जेक्टिव जो है वो व्यक्ति के साथ जुड़ी होती हैं और ऑब्जेक्टिव है जो अन्य व्यक्ति के साथ जुड़ी होती हैं। देखिए, आत्मनिष्ठ या सब्जेक्टिव मेथड्स में स्वयं अपने व्यक्तित्व की जानकारी देता है। क्या है इनकी विशेषता? इसमें व्यक्ति स्वयं अपने व्यक्तित्व की जानकारी देता है। किसमें? आत्मनिष्ठ विधियों में। जबकि वस्तुनिष्ठ विधियों में कोई अन्य व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति, कोई और व्यक्ति व्यक्तित्व की जानकारी देता है। तो ये दोनों में फर्क है। आत्मनिष्ठ में खुद व्यक्तित्व की जानकारी दे रहा है और वस्तुनिष्ठ में कोई और व्यक्ति उसके व्यक्तित्व की जानकारी प्राप्त कर रहा है। ये दोनों में फर्क हो गया। तो जो आत्मनिष्ठ विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं? आत्मनिष्ठ विधियों में पहला है दोस्तों अंतर्दर्शन। इसको इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं। अंतर्दर्शन कहें, आत्मकथा कहें, इंट्रोस्पेक्शन कहें, यह मनोविज्ञान की पहली विधि है जिसको विलियम वुंड और टिस्नर ने प्रतिपादित किया था। दूसरी विधि है साथियों इसमें आत्मकथा विधि। आत्मकथा विधि जिसमें खुद अपनी कहानी सुनाता है, केस स्टडी भी कहा जाता है इसको लाइफ एक केस स्टडी भी कहा जाता है और केस हिस्ट्री भी इसको कहा जाता है साथियों। उसके अलावा तीसरी है जीवन इतिहास। जीवन इतिहास
ये जीवन इतिहास को कहा जाता है केस हिस्ट्री। उसके अलावा चौथी विधि है प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनरी मेथड, जहां विभिन्न प्रश्नों के द्वारा व्यक्तित्व को जानने का प्रयास किया जाता है। और पांचवी है साथियों इंटरव्यू मेथड, जहां पर साक्षात्कार के माध्यम से व्यक्तित्व को जानने का प्रयास किया जाता है। इन पांचों ही विधियों में, इन पांचों ही मेथड्स में क्या हो रहा है, इन पांचों के पांचों मेथड्स में व्यक्ति स्वयं अपने व्यक्तित्व के बारे में बता रहा है। चलते हैं दूसरी तरफ, जहां हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ विधियों की, जहां कोई अन्य व्यक्ति हमारे व्यक्तित्व के बारे में जान रहा है। इसमें दोस्तों पहली विधि है बहिर्दर्शन, बहिर्दर्शन एक्सट्रोस्पेक्शन इसको कहा जाता है। दूसरा है निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन भी इसको कहा जाता है, ऑब्जर्वेशन मेथड भी इसको कहा जाता है। उसके अलावा है साथियों समाजमिति विधि, सोशियोमेट्रिक्स, समाजमिति मोरेनो ने दी है। उसके अलावा नंबर 4 है क्रम निर्धारण विधि, रेटिंग स्केल इसको कहा जाता है। शारीरिक परीक्षण विधि, जहां फिजिकल संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को देखा जाता है, ये होती है शारीरिक परीक्षण विधि। तो ये कुछ दोनों विधियों में डिफरेंस हो गया। एक में व्यक्ति खुद अपने व्यक्तित्व के बारे में बताता है तो वो हो गई आत्मनिष्ठ विधि, दूसरे में कोई अन्य व्यक्ति जानता है तो वो हो गई वस्तुनिष्ठ विधि। आइए चलते हैं एक एक विधि की ओर, जहां हम एक एक को डिटेल से समझेंगे साथियों। पहले हम लेते हैं आत्मनिष्ठ विधियों को, इन्हें हम कहेंगे इंग्लिश में सब्जेक्टिव मेथड्स। पहली है आत्मकथा विधि। आत्मकथा विधि, आत्मकथा को अंतः दर्शन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? अंतः दर्शन भी कहते हैं, इसको इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं। इंट्रोस्पेक्शन कहेंगे हम इसको इंग्लिश में। देखो यहां पर क्या है, इंट्रोस्पेक्शन अंतः दर्शन में क्या है, हमने पहले भी जाना था कि विलियम वुंट और टिचनर जो हैं ये संरचनावाद के जनक हैं। इन्होंने संरचनावादी अवधारणा को प्रतिपादित किया है। इनका मानना है कि कोई व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में बताए तो वह क्या हो गया, आत्मकथा, खुद के बारे में खुद बताए। कोई व्यक्ति अपने आप में झांक कर, अपने आप में देखकर अपने बारे में कहे तो वह हो गया अंतःदर्शन। एक ही बात है। इंट्रोस्पेक्शन इसको कहेंगे, किसने दी है? विलियम वुंट और इनके शिष्य टिचनर ने। विलियम वुंट से आपको याद होगा ये जर्मनी के लिप्जिग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे दर्शन शास्त्र के, जहां पर इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की थी। ये वही विलियम वुंट हैं संरचनावाद के जनक, जिन्होंने इंट्रोस्पेक्शन को, अंतः दर्शन को एक विधि के रूप में प्रतिपादित किया। साथियों इसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई आत्मकथा को पढ़कर व्यक्ति उनके व्यक्तित्व को जानने का प्रयास किया जाता है। किसी व्यक्ति को कहा जाता है, जैसे इसमें क्या होता है, जो प्रयोग करता होता है वो सामने बैठ जाता है और जो प्रयोज्य होता है वो उसके सामने बैठ जाता है। दोनों एक बंद कमरे में होते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा उद्दीपक बाहरी पास से वहां पर नहीं होता है। और जो प्रयोज्य है उसको कहा जाता है कि आप अपने बारे में सोचो, अपने बारे में विचार करो कि आप क्या सोचते हैं, आपने उस घटना के बारे में क्या सोचा, आपका जीवन कैसा रहा होगा, अपने बारे में सोचो, अपने बारे में विचार करो और फिर मुझे बताओ। तो इस तरीके से ये सुनता है जो परीक्षक, जो प्रयोगकर्ता होता है, प्रयोज्य उसको बताता है, या फिर उससे उसकी आत्मकथा लिखने को कहा जाता है कि आप आपकी लाइफ की कहानी को लिखो, अपने बारे में लिखो, और उस लिखी हुई कथा को पढ़कर जो प्रयोग करता है वो उसके व्यक्तित्व का पता लगा लेता है। साथियों यह हुई आत्मकथा विधि, जो किसने दी है? विलियम वुंट व टिचनर ने प्रतिपादित की है। चलते हैं दूसरी विधि की ओर, जिसका नाम है जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि जो है ये किसने दी है? ये टाइडमैन ने दी है। जीवन इतिहास विधि को हम कहते हैं, इसको केस स्टडी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? केस स्टडी भी कहा जाता है साथियों, केस स्टडी भी कहा जाता है। इसी को हम केस हिस्ट्री भी कह देते हैं। केस हिस्ट्री भी इसी विधि को कहा जाता है। यहां पर क्या होता है, एक व्यक्ति के जीवन के इतिहास को जाना जाता है और उसके जीवन के इतिहास को जानकर उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। किसने दी है? ये टाइडमैन ने दी है। टाइडमैन के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया है। इसमें क्या होता है, एक जो प्रयोगकर्ता होता है वो प्रयोज्य के व्यवहार को
एक शीट के माध्यम से उसके व्यवहार का पता लगाता है, उसकी हिस्ट्री का पता लगाता है और उसके आधार पर व्यक्तित्व को जानने का प्रयास करता है। देखिए क्या है, बालकों से एक सूचना प्रपत्र पर, मतलब एक प्रिंटेड सीट होती है, एक प्रिंटेड सीट होती है, इसको हम कहेंगे सूचना प्रपत्र। खाली उसमें कॉलम होते हैं, इस पर इतिहास से संबंधित समस्त जानकारी जो है उनको एकत्रित किया जाता है। एकत्रित करने के बाद इस जानकारी के आधार पर उनके व्यक्तित्व को जानने का प्रयास किया जाता है। इस तरह की विधि को कहा जाता है जीवन इतिहास विधि। किसने प्रतिपादित की? टाइडमैन ने इसको प्रतिपादित किया। चलते हैं सर तीसरी विधि की ओर, जिसका नाम है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि को हम कहते हैं क्वेश्चनरीज, इसको हम कहेंगे क्वेश्चनरीज। ठीक है जी, ये जो क्वेश्चनरीज है, क्वेश्चनरीज विधि में क्या होता है साथियों, प्रश्नावली विधि में क्या होता है, प्रश्नों के माध्यम से बालकों के व्यक्तित्व को जानने का प्रयास किया जाता है। प्रश्नावली का निर्माण सबसे पहले सुकरात ने किया था, जो हमारे यूनानी दार्शनिक हैं। जो सुकरात हैं, इन्होंने सुकरात ने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया, प्रश्नोत्तर विधि का प्रतिपादन किया और फिर इसका शिक्षा में परिवर्तन किसने किया? वुडवर्थ ने। तो आपसे पूछा जाए कि प्रश्नावली विधि के जनक कौन, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन, तो आंसर होगा वुडवर्थ। लेकिन इसी प्रश्न को यूं पूछा जाए, प्रश्नावली विधि, प्रश्नोत्तरी विधि को सबसे पहले किसने दिया? पुरातन या प्राचीनतम इसके प्रतिपादक कौन है, दार्शनिक प्रतिपादक कौन है? तो ऐसे प्रश्नों का आंसर होगा सुकरात। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखकर आंसर देना है और कोई संदर्भ ना देवे, सीधा सिंपल पहुंच लेवे। प्रश्नावली किसने बनाई, प्रश्नोत्तरी किसने बनाई, तो उसका आंसर होगा केवल वुडवर्थ, क्योंकि यहां पर वर्तमान संदर्भ की बात हो रही है। और शिक्षा के क्षेत्र में कहीं पूछ रहे हैं तो वहां किसी भी स्थिति में सुकरात नहीं आएगा, वहां पर कौन आएगा? केवल वुडवर्थ आएगा साथियों। ये आपको ध्यान रखना, यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और इनमें हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अब देखो इस प्रश्नावली में क्या होता है, प्रश्नावली विधि में पेपर पर कुछ प्रश्न लिखे जाते हैं, उनके आंसर लिखने के लिए बच्चों से कहा जाता है। एक प्रश्नावली या क्वेश्चनरीज का निर्माण किया जाता है। उस क्वेश्चनरीज के क्वेश्चन उसमें दिए होते हैं, उनके आंसर बच्चों से लिखवाए जाते हैं और उसके आधार पर व्यक्तित्व को जानने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि यहाँ पेपर पर पेंसिल के द्वारा लिखवाया जाता है, इसलिए इसका नाम पेपर पेंसिल टेस्ट भी है। क्या नाम है जी? पेपर पेंसिल टेस्ट भी इसको कहा जाता है। पेपर पेंसिल टेस्ट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, पेपर पेंसिल टेस्ट। प्रश्नोत्तरी की सहायता से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने का प्रयास किया जाता है। क्वेश्चनरी दी जाती हैं, प्रश्नोत्तर किए जाते हैं, उससे व्यक्तित्व को जानने का प्रयास किया जाता है। अब वुडवर्थ की बात करें तो वुडवर्थ ने शिक्षा के क्षेत्र में 4 प्रकार की प्रश्नोत्तरी का निर्माण किया। 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चनरीज बनाई वुडवर्थ ने शिक्षा के क्षेत्र में। साथियों, पहली कौन सी? बंद प्रश्नावली, दूसरी खुली प्रश्नावली, तीसरी चित्रित प्रश्नावली और चौथी मिश्रित प्रश्नावली। देखो क्या अंतर है चारों में। पहली जो है खुली प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली ओपन टेक्स्ट क्वेश्चनरी। ओपन क्वेश्चनरीज का मतलब होता है उत्तर लिखने की स्वतंत्रता होती है, बालक जैसे चाहे वैसे उत्तर लिख सकता है। बंद प्रश्नावली क्लोज्ड क्वेश्चनरी, इसमें क्या होता है, बालकों को उत्तर लिखने की स्वतंत्रता नहीं होती है, निर्धारित उत्तर ही लिखने होते हैं। तीसरी है चित्रित प्रश्नावली पिक्टोरियल क्वेश्चनरी। चित्रित प्रश्नावली में चित्रों के माध्यम से बालकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। और चौथी है मिश्रित प्रश्नावली मिक्स्ड क्वेश्चनरी। इसमें बंद प्रश्न भी होते हैं, कुछ खुले प्रश्न भी होते हैं, कुछ चित्र भी होते हैं और इस तरह से मिक्स प्रश्नों को मिलाकर प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की प्रश्नावलियों का निर्माण किया वुडवर्थ ने शिक्षा के क्षेत्र में। अब देखो थोड़ा और समझते हैं डिटेल से। खुली प्रश्नावली कैसे? आप जो वार्षिक परीक्षा देते हैं, आपकी जो वार्षिक परीक्षा है, अर्धवार्षिक परीक्षा है, टेस्ट है, स्कूल में जो सिंपल मूल्यांकन होता है परंपरागत, वो सारा का सारा किस आधार पे होता है? खुली प्रश्नावली। आपको प्रश्न दिए जाते हैं और आपको कॉपी में उनके आंसर लिखने होते हैं। अब बंद प्रश्नावली की बात करें, आप जो रीट का एग्जाम देने वाले हैं,
कंपटीशन एग्जाम दो देते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको उत्तर लिखने की स्वतंत्रता नहीं होती। आपके सामने 4 विकल्प होते हैं, किसी एक को चुनना होता है और ओमार शीट में भरना होता है। तो ऐसी प्रश्नावली कहलाएगी बंद प्रश्नावली। चित्रित प्रश्नावली, आपने मेंटल एबिलिटी के पेपर दिए होंगे, मानसिक शक्ति के पेपर दिए होंगे। तो मेंटल एबिलिटी में 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं आपके चित्रों से संबंधित, एक होते हैं अंकों से संबंधित। जो चित्रों से होते हैं उनको वर्बल और नॉन वर्बल 2 तरह के होते हैं। जो नॉन वर्बल वाले होते हैं, अशाब्दिक जो होते हैं, वहां विभिन्न चित्रों को एसोसिएट करके आपसे पूछा जाता है। तो वो हो गया आपका चित्रित प्रश्नावली। छोटे बच्चों के जो एग्जाम होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं प्राइमरी वाले, इन छोटे बालकों को भी चित्रित प्रश्नावली के प्रयोग से इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं या इनका प्रयोग किया जाता है। मिश्रित प्रश्नावली जैसे बोर्ड एग्जाम होता है, तो बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो खुली प्रश्नावली के होते हैं, कुछ बंद वाले होते हैं, कुछ पिक्चर भी होते हैं। तो इस प्रकार की प्रश्नावली कहलाती है बंद प्रश्नावली। तो साथियों, ये हो गया वुडवर्थ के द्वारा प्रतिपादित 4 प्रकार की प्रश्नावलियां। प्रश्नावली विधि के जनक कौन? तो शुरू में इसके बारे में इसके जनक होंगे सुकरात। फिर इसका शिक्षा में प्रयोग किसने किया? तो वुडवर्थ। कितने प्रकार की प्रश्नावलियां? 4 प्रकार की प्रश्नावलियां। चलते हैं अगली विधि की ओर साथियों, जिसका नाम है साक्षात्कार विधि। इंग्लिश में कहेंगे इंटरव्यू मेथड। क्या कहेंगे जी? इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड जो होते हैं साथियों, इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, 2 व्यक्ति आमने सामने बैठते हैं और 2 व्यक्ति आमने सामने बैठकर वार्तालाप के माध्यम से एक दूसरे के व्यवहार का पता लगाते हैं। इस तरह की प्रक्रिया को कहा जाता है इंटरव्यू। जब 2 व्यक्ति आमने सामने बैठकर वार्तालाप की सहायता से व्यक्तित्व को जानने का प्रयास करते हैं तो वह कहलाता है साक्षात्कार। साक्षात्कार इंटरव्यू जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक संरचित साक्षात्कार, दूसरा असंरचित साक्षात्कार। संरचित में क्या हो गया, जहां प्रश्न पहले से बने होते हैं, प्रश्नों का निर्माण पहले से होता है, वो कहलाता है संरचित साक्षात्कार। और जहां पर प्रश्न पहले से बने नहीं होते, पहले से निर्धारित नहीं होते, इस तरह के साक्षात्कार को कहते हैं असंरचित साक्षात्कार। कौन सा जी? असंरचित साक्षात्कार इसको कहा जाता है। मैं आपसे पूछूं कि स्कूल में बच्चों की मौखिक परीक्षा हम लेते हैं, मौखिक परीक्षा के दौरान कौन सा साक्षात्कार होगा? तो बताओ कौन सा होगा? संरचित के असंरचित? अच्छा, क्लियर नहीं हुआ? एक और पूछता हूं, आरएस का जो इंटरव्यू होता है, आरएस के लिए जो साक्षात्कार होता है वो कौन सा है? संरचित के असंरचित? शायद अब क्लियर हो गया होगा कि जो मौखिक परीक्षा होता है उसका एक पेपर बना होता है, पहले से वही प्रश्न सारे बच्चों को पूछे जाते हैं, तो वो हो गया संरचित। आरएस में सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, अलग अलग प्रश्न होते हैं, तो वो कहलाता है असंरचित साक्षात्कार। एक व्यक्ति आमने सामने बैठा है। देखो, जब भी इंटरव्यू होता है, अगर आरएस आईएएस के इंटरव्यू की बात करें, जितने भी बड़ी पोस्ट होती हैं उन सब में इंटरव्यू भी रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? टू नो देयर पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को जानने के लिए इंटरव्यू रखा जाता है। इंटरव्यू में कभी भी नॉलेज को चेक नहीं किया जाता, नॉलेज को नहीं चेक किया जाता, नॉलेज तो ऑलरेडी चेक्ड है। जो सामने आ गया है वो प्री पास किया है, उसने मेन भी पास की है, अब उसके व्यक्तित्व को जाना जाता है। क्योंकि पेपर में जब उसने लिखा था, कॉपी में जो लिखा था, वहां पर व्यक्तित्व नजर नहीं आ रहा था, व्यक्तित्व तो सामने बैठने से नजर आता है। तो इंटरव्यू होता है टू नो अबाउट पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को जानने के लिए होता है। जब व्यक्ति सामने बैठा होता है तो उससे इस तरह के प्रश्न किए जाते हैं कि आप किसी स्थिति में आपका निर्णय किस प्रकार का होगा, अगर ऐसी स्थिति है तो आप वहां पर क्या कर पाएंगे, आपका बैकग्राउंड कैसा था, आपकी रुचियां किसकी हैं, आपका एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, किसी भी एक चीज को लेकर नजरिया क्या है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपका फेस एक्सप्रेशन कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप में कितना कॉन्फिडेंट हैं, आप सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इन सारी चीजों को जानने का प्रयास किया जाता है साथियों साक्षात्कार में या इंटरव्यू में, और ये सब के सब पार्ट होते हैं पर्सनालिटी के। तो ये हो गया इंटरव्यू मेथड, जहां पर व्यक्तित्व को जानने का प्रयास किया जाता है। चलिए चलते हैं अप्रक्षेपी विधियों के दूसरे प्रकार की ओर, जिसका नाम है साथियों वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव मेथड्स। ऑब्जेक्टिव मेथड में क्या होता है?
कोई अन्य व्यक्ति व्यक्तित्व का पता लगाता है। सब्जेक्टिव में क्या था, जिसके ऊपर प्रयोग किया जा रहा है प्रोजेक्ट खुद उसमें शामिल है, वो खुद अपने बारे में बता रहा है, खुद अपने व्यक्तित्व की जानकारी प्रयोगकर्ता को दे रहा होता है। तो इसमें पहली कौन सी हो गई, निरीक्षण विधि हो गई साथियों। निरीक्षण विधि को हम बहिर्दर्शन भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, बहिर्दर्शन विधि भी इसको कहा जाता है। तो इंग्लिश में क्या कह देंगे, इंग्लिश में कह देंगे एक्सट्रोवर्जन इसको कहा जाता है साथियों। इंट्रोवर्जन था, ये एक्सट्रोवर्जन हो गया, अंतर्दर्शन का विपरीत। हम इसको इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड भी इसको कहा जाता है, क्योंकि निरीक्षण को इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन कहते हैं। किसने दी, वाटसन ने। क्या कहते हैं वाटसन कि किसी व्यक्ति का निरीक्षण करके, ऑब्जर्वेशन करके, बाहर से उसके दर्शन करके उसके व्यक्तित्व के बारे में जानना कहलाता है बहिर्दर्शन या निरीक्षण। अब यहां पर जो प्रयोज्य है उसको पता नहीं होता, वो इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होता, सिर्फ प्रयोगकर्ता ही इस प्रक्रिया में शामिल होता है। अगर प्रयोज्य को पता चल जाए, जिसके व्यक्तित्व को हम जान रहे हैं उसको पता चल जाए, तो वो व्यवहार को बदल लेगा, व्यवहार को बदल लेगा, और व्यवहार को बदल लेगा तो हम वास्तविक व्यक्तित्व को नहीं जान पाएंगे, इसलिए उसको पता नहीं होता है। और प्रयोगकर्ता उसको बिना बताए उसका अवलोकन करता है, निरीक्षण करता है, काफी दिनों तक उसको देखकर उसके बारे में तथ्य, जानकारियां, सूचना इकट्ठी करता है, और उनके आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करता है, व्यक्तित्व का मापन करता है साथियों। देखो क्या है, किसी भी बालक के व्यवहार का अवलोकन करते हुए व्यक्तित्व को जानने का प्रयास किया जाता है। यह तरीका है हमारा अवलोकन या निरीक्षण विधि का। किसने दी, वाटसन ने दी साथियों। अब निरीक्षण जो है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला घोषित निरीक्षण, दूसरा अघोषित निरीक्षण। पहले से अनाउंस्ड ऑब्जर्वेशन और दूसरा अनअनाउंस्ड या सडन, अचानक अकस्मात होने वाला निरीक्षण। अनाउंस या घोषित में क्या होता है, प्रयोज्य को पता होता है, प्रयोज्य को पता होता है कि मेरा निरीक्षण किया जाएगा, मेरा ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। और अघोषित में प्रयोज्य को पता नहीं होता है, तो दोनों प्रकार का ऑब्जर्वेशन होता है। इसमें पता होता है, इसमें पता नहीं होता है, बस ये दोनों में डिफरेंस होता है। इस प्रकार कहते हैं निरीक्षण विधि को वाटसन के द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व को जानने का तरीका। साथियों अगली विधि है हमारी समाजमिति विधि, इसको सोशियोमेट्रिक भी कहते हैं, और सोशियोमेट्रिक मेथड भी इसको कहा जाता है। सोशियोमेट्रिक मेथड दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो मोरेनो है, मोरेनो ने समाज विधि को प्रतिपादित किया है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का अवलोकन करते हुए व्यक्तित्व को जानने का प्रयास किया जाता है। किसका अवलोकन कर रहे हैं, सामाजिक संबंधों का। देखो इसमें मोरेनो ने क्या किया था, मोरेनो ने एक सर्कल बनाया था। इस सर्कल में बालकों को आमने सामने देखते हुए बैठा दिया गया। अब देखो सर्कल में ही क्यों बिठाया, क्योंकि इनको रेक्टेंगल में बिठाते हैं, स्क्वायर शेप में बिठाते हैं, तो फिर ये आमने सामने नहीं होंगे। सर्कल में हर बालक एक दूसरे को देख पा रहा है। अब मान लो इस बालक ने कोई बात कही, वो ये सुन रहा है, इसका जवाब ये दे रहा है, इसने कोई बात की, इसका जवाब ये दे रहा है, तो ये एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। इनकी बातों के दौरान, चर्चा के दौरान जो इनका प्रयोगकर्ता होता है, कौन, जो प्रयोग करता है, जो व्यक्तित्व को चेक करने वाला है, जांचने वाला है, उसको हम कहते हैं प्रयोगकर्ता। जिस पर प्रयोग हो रहे हैं वो होता है प्रयोज्य। तो ये जो बैठे हैं बालक, ये तो हो गए प्रयोज्य, और इनका ऑब्जर्वेशन, इनको देखकर इनके संबंधों का पता लगा रहा, वो हो गया प्रयोगकर्ता। तो जब बालक आपस में चर्चा कर रहे हैं, कोई गतिविधि इनको दे दी, कोई बात करने का टॉपिक इनको दे दिया, ये विचार विमर्श कर रहे हैं, गतिविधि कर रहे हैं या खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इस दौरान आपस में किस तरह के इनके संबंध हैं, आपस में कैसे इनके वार्तालाप हैं, किस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है, इन सारी चीजों को देखकर प्रयोगकर्ता जो है इनके व्यक्तित्व का पता लगाता है। ऐसे तरीके को, टेक्निक को कहा जाता है समाजमिति, सोशियोमेट्रिक मेथड्स। किसने दी भाई, ये मोरेनो ने प्रतिपादित की हैं। आगे चलें अगली विधि की ओर, जिसका नाम है क्रम निर्धारण मापनी, इंग्लिश में कहते हैं रेटिंग स्केल। देखो जी, रेटिंग स्केल का मतलब क्या, रेटिंग को समझते हैं पहले। रेटिंग किसको बोलते हैं, रेटिंग का मतलब था रेट करना। अब रेट करना क्या, आप टीवी पर देखते हैं कि
जो सीरियल्स होते हैं टीवी पर, जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं टीवी पर, उन एडवर्टाइजमेंट्स की रेट जो है कीमत अलग अलग होती है। जो एडवर्टाइजमेंट प्राइम समय में होते हैं बहुत महंगे होते हैं, जो कम प्राइम समय में होते हैं वो तुलनात्मक कम महंगे होते हैं। किसी भी कार्यक्रम को कितने लोगों ने देखा, इस लोगों की संख्या के आधार पर उस कार्यक्रम को रेट किया जाता है, उस कार्यक्रम को देखा जाता है। एडवर्टाइजमेंट को कितने लोगों ने देखा, इसके आधार पर उसको रेट किया जाता है, उसकी कीमत निर्धारित की जाती है। तो एक एडवर्टाइजमेंट किस समय में किस दर से होगा, किस रेट से होगा, क्या उसकी कीमत होगी, यह तय करता है कितने लोगों ने उसको देखा। तो ऐसे किसी भी एक मापदंड के आधार पर, किसी भी एक मापदंड के आधार पर जब किसी वस्तु को, स्थिति को, व्यक्ति को, व्यवहार को रेट किया जाता है तो उसको कहा जाता है रेटिंग। और एक पैमाना होता है, इसलिए इसको कहते हैं स्केल। तो रेटिंग स्केल यहां पर हो गया, क्रम में बना दिया जाता है। एक सिंपल समझाता हूं मैं आपको। आपने बच्चों का टेस्ट लिया, 20 बच्चे आपकी क्लास में हैं और 20 बच्चों के आपने 10 नंबर का टेस्ट लिया। उस 10 नंबर में बच्चों ने अलग अलग अंक प्राप्त किए और आपने कहा कि चलो साहब ये मैंने क्रम बना दिया, ये पहले स्थान पे, ये दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे। जो क्रम से आपने जमा दिया वो हो गया उनका क्रम निर्धारण। ठीक है, अब क्रम निर्धारण किस आधार पे किया, उनके प्राप्तांकों के आधार पे किया। तो यहां पर आपका स्केल क्या है, मापन क्या है, उनको प्राप्त अंक हो गया स्केल, और उस अंकों के आधार पे आपने उनको रेट कर दिया और आपने क्रम में बना दिया। इस तरह की प्रक्रिया को कहा जाता है रेटिंग स्केल, क्रम निर्धारण मापनी। ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। किसने दी? लिकर्ट और थर्स्टन ने ये विधि दी। कई बार ये पूछा गया है। इस विधि में क्या होता है, देखो, इस विधि में एक मापनी की सहायता से किसी भी बालक के व्यक्तित्व को जानने का प्रयास किया जाता है। एक मापनी की सहायता से, जैसे कोई भी मापनी ले ली, कोई भी उसके व्यवहार का एक शील गुण ले लिया, प्ररूप ले लिया, उस शील गुण के आधार पर, प्ररूप के आधार पर, स्केल के आधार पर उसके व्यक्तित्व को मापा जाता है। ऐसी टेक्निक को, ऐसे तरीकों को कहा जाता है साथियों क्रम निर्धारण मापनी। इसी में अंतिम जो हमारा विधि है उसका नाम है शारीरिक परीक्षण विधि, फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट जो होता है उसमें क्या होता है, फिजिकल टेस्ट होता है। आपने पुलिस का एग्जाम देखा होगा, पुलिस का एग्जाम था पहले रिटन होता है, रिटन होने के बाद में उसका फिजिकल होता है। तो शारीरिक संरचना के आधार पर, शारीरिक लक्षणों के आधार पर जब व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है तो वो कहलाता है शारीरिक परीक्षण टेस्ट। किसी भी व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व को जानने का प्रयास किया जाता है। देखो कैसे, पुलिस में एक जवान की भर्ती के लिए मापदंड बना दिए कि साहब इतना उसका चेस्ट होना चाहिए, इतनी लंबाई होनी चाहिए, इतने समय में वो दौड़ पूरी कर लेना चाहिए, इतनी दूर वो डिस्क थ्रो कर देवे। अगर ये सारी चीजें उसने कर ली तो वो पुलिस में भर्ती होने लायक है, नहीं हुआ तो वो इससे बाहर है। तो व्यक्तित्व एक जवान के लिए जैसा चाहिए उसको मापने के लिए हमने किसको आधार बनाया, उसके शारीरिक संरचना को, लक्षणों को, विशेषताओं को आधार बनाया। ऐसे ही सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो रही है तो ये तो थानेदार हैं, यहां पर स्केल जो है वो थोड़े अच्छे लेवल के होंगे, ज्यादा कंपटीशन होगा, लेकिन फिर भी आधार क्या होगा, शारीरिक परीक्षण का होगा। तो शारीरिक परीक्षणों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर, संरचनाओं के आधार पर, गुणों के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर जब व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है तो ऐसे परीक्षण को कहा जाता है भाई शारीरिक परीक्षण टेस्ट, व्यक्तित्व को मापने का। तो ये हमारा हुआ प्रक्षेपी अप्रक्षेपी विधियों के दो काइंड्स, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ। दोनों को हमने समझा, दोनों को हमने जाना। अब साथियों आज के डिस्कशन का लास्ट टॉपिक हमारा है जहां पर हम बात करेंगे प्रक्षेपी विधियों के भारतीय अनुकूलन के बारे में। किसके बारे में?
प्रक्षेपी विधियों के भारतीय अनुकूलन के बारे में। अब भारतीय अनुकूलन का मतलब क्या, पहले वो समझो फिर हम बात करेंगे। प्रक्षेपी विधियां कौन सी, वही पीछे वाली जो हमने बात की थी, जो अचेतन का पता लगाने के लिए की जाती हैं, सीएटी, टीएटी, आईबीटी, शब्द साहचर्य, वाक्य पूर्ति, वो सारी प्रक्षेपी विधियां हैं। अब इनका भारतीय अनुकूलन का मतलब क्या हो गया, ये सारी विधियां जो हमने पीछे 5 विधियों की बात की प्रक्षेपी विधियों की, वो सब विदेशियों ने बनाई, फॉरेनर्स ने बनाई, और वहीं के आधार पर उनके स्केल बने हैं, वैसे ही उनके कंटेंट तैयार हुए हैं और वैसे ही उनकी परिस्थितियां थी। लेकिन क्या जो परिस्थितियां अमेरिका में बनती हैं बच्चों के साथ, जिन आधारों पर, कंटेंट पर, मापदंडों पर अमेरिका के बच्चे का व्यक्तित्व जाना जाता है, क्या वो सारे के सारे कंटेंट और सिचुएशन, परिस्थितियां, मापदंड, पैमाने भारत के बच्चों के साथ भी लागू होते हैं? जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं तो नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ का भौगोलिक संरचना अलग है, यहाँ की अलग है, वहाँ के बालकों में बनने वाले संस्कार, उन बालकों में पैदा होने के पहले से लेकर बड़े होने के बीच में जो व्यक्तित्व निर्माण हुआ है उसकी स्थितियां अलग, और हमारे यहाँ पर बालक में जो व्यक्तित्व बना है उसकी परिस्थितियां अलग, दोनों में डिफरेंस होता है। इसीलिए उन कंटेंट के बेस्ड पर, उस मटेरियल के बेस्ड पर हम यहाँ के बच्चों के व्यक्तित्व का मापन ठीक तरीके से कर पाएं, यह जरूरी नहीं है। तो फिर हमारे भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, हमारे भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने भी उन परीक्षणों के आधार पर भारतीय बच्चों के लिए, भारतीय व्यक्तियों के लिए व्यक्तित्व को मापने के लिए परीक्षण तैयार किए। तो उन परीक्षणों को ही भारत की परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित करते हुए बनाया गया। इस प्रक्रिया को कहा गया भारतीय अनुकूलन। मतलब वही टेस्ट जो पहले बने हुए थे उनको भारत के हिसाब से डिजाइन किया गया। जैसे मैं बात करूं वाक्य पूर्ति की, तो वाक्य पूर्ति जो है, वाक्य पूर्ति में जो सेंटेंसेस है, अधूरे वाक्य हैं, उसमें अमेरिका में अगर बना है मान लो वो, तो वहां की परिस्थितियों के, वहां के संस्कृति के, वहां के समाज के, वहां के वार्तालाप संबंधी वाक्य होंगे, लेकिन भारत में होंगे तो यहाँ के अलग होंगे। मैं बात करूं मान लो सीएटी की, सीएटी में जो जानवरों के चित्र हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया में उसको लिया जाए तो वहां पर सफेद भालू और जो बर्फ में रहने वाले जानवर हैं उनके चित्र होंगे, क्योंकि वहां के बच्चे उन्हीं को जानते हैं। लेकिन हमारे बच्चों का सीएटी लिया जाए तो यहां अगर उस बर्फ के जानवर को लाएं तो हमारा बच्चा पहचान ही नहीं पाएगा। हमारे तो भाई गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो, ऊंट हो, ये हो तो हमारा बच्चा जानेगा। तो ये हो गया अनुकूलन। जानवर वहां भी थे, जानवर यहां भी थे, लेकिन यहां हमारे जानवर जिससे बच्चा रूबरू है, जिनको जानता है। तो ये कहलाता है भारतीय अनुकूलन। किस किस व्यक्ति ने किया, किन किन टेस्ट में किया और क्या क्या बदलाव किए, ये चीजें आपको जाननी है। देखो पहला इसमें काम किया कलकत्ता की उमा चौधरी ने। किसने? कलकत्ता की उमा चौधरी ने, जो टीएटी के मूल रूप से थीमेटिकल एप्रिसिएशन टेस्ट के जो 30 कार्ड्स थे, उन 30 कार्ड्स को बदलकर 14 कार्ड्स में कन्वर्ट किया और भारतीयों के लिए ये टीएटी का निर्माण किया कलकत्ता की उमा चौधरी ने। ठीक है, आपको याद रखना है उमा चौधरी ने टीएटी में कितने कार्ड्स रखे, 30 की जगह 14 कार्ड्स रखे। ठीक। दूसरा, उमा चौधरी ने ही सीएटी में भी काम किया। सीएटी में जो मूल कार्ड 10 थे, जानवरों के चित्र थे, उनके 10 कार्डों को ही रखा। यहां कार्ड्स की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन चित्रों को बदल दिया। भारतीय बच्चों के अनुसार भारतीय जानवरों के चित्रों को उसमें शामिल कर दिया। तीसरा है लखनऊ के एचसी गुप्ता। लखनऊ के एचसी गुप्ता ने भी टीएटी को बदला। जो कुल मूल कार्ड टीएटी में 30 थे, उनको 12 कार्ड्स में कन्वर्ट किया और भारतीय बच्चों के लिए टीएटी टेस्ट का निर्माण किया। ध्यान क्या रखना है, टीएटी में उमा चौधरी के 14 कार्ड्स थे और हमारे एचसी गुप्ता के 12 कार्ड्स थे। एक और व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर की दुबे दंपति, इन्होंने वाक्य पूर्ति परीक्षण बनाया। वाक्य पूर्ति परीक्षण जो पाइन और टेंडलर का मूल रूप से था, उसको उन्होंने भारतीय लैंग्वेज में भारतीय परिस्थितियों के वाक्य लेते हुए, भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज से जुड़े हुए वाक्य लेते हुए इस टेस्ट का निर्माण किया। एक और है इलाहाबाद ब्यूरो। इलाहाबाद ब्यूरो ने शब्द साहचर्य बनाया। शब्द साहचर्य बना, जो आपके गाल्टन ने जो मूल बनाया था वर्ड एसोसिएशन, उसको इन्होंने भारतीय
हिसाब से बनाया, हमारे यहाँ के शब्दों को उसमें शामिल किया। तो ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं, ऐसे परीक्षण हैं जो प्रक्षेपी विधियों को भारतीय संस्कृति के हिसाब से, भारतीय समाज के हिसाब से, भारतीय व्यवस्थाओं के हिसाब से, भारतीय गतिविधियों के हिसाब से, भारतीय व्यवहार के हिसाब से, जो बच्चों के रिलेशन में है, जिसको बच्चे जानते हैं, जिससे बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से टेस्टों को बनाया और इन टेस्ट्स के आधार पर उनके व्यक्तित्व को मापने की कोशिश की, व्यक्तित्व को मापने के टूल्स या टेक्निक्स हमारे लिए तैयार किए। इसलिए इनको कहा जाता है प्रक्षेपी विधियों का भारतीय अनुकूलन। यहां से भी आप इन तथ्यों को याद रखना, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो साथियों, अब हम बाइंड अप करते हैं हमारे इस पर्सनालिटी टॉपिक को, व्यक्तित्व के टॉपिक को। हम आगे नए टॉपिक को लेकर बात करेंगे। व्यक्तित्व में हमने क्या क्या जाना, पर्सनालिटी में हमने जाना कि व्यक्तित्व क्या है, कितने प्रकार का है, कैसे किन किन चीजों से मिलकर बनता है, किस तरीके से हम व्यक्तित्व को विभाजित कर सकते हैं, किस किस तरह से मनोवैज्ञानिकों ने किन किन आधारों पर इसको विभाजित किया, कौन कौन से प्रकार हैं। और फिर हमने अंत में क्या जाना साथियों, हमने व्यक्तित्व टॉपिक के लास्ट में जाना कि व्यक्तित्व को मापने की कौन कौन सी विधियां हैं। इस पूरी प्रक्रिया में लगातार मैं आपके साथ इन बातों को भी रखता रहा कि आप व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करें, आपके स्वयं की पर्सनालिटी को कैसे बिल्ड करें। तो साथियों, इन सारे कंटेंट को जानने और समझने के साथ दो संदर्भ हैं। पहला संदर्भ कि एग्जाम से जुड़ा हुआ कंटेंट यहां से पूछा जाएगा तो वो तो हम आंसर कर ही देंगे, लेकिन मूल अवधारणा, मूल कॉन्सेप्ट जो इस कंटेंट का हमारे साथ है वो ये है कि वी शुड नो अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ पर्सनालिटी। मूल रूप से व्यक्तित्व क्या है, किस प्रकार बनता है, इस पूरी प्रक्रिया को हम समझें और जानें। अगर हम सही मायने में इसको जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो हमें काम करना चाहिए आज से ही और अभी से ही। हम खुद के व्यक्तित्व के निर्माण के साथ हम प्रयास करें अपने व्यक्तित्व को बिल्ड करने का और निखारने का और अच्छा बनाने का। अगर हम ये काम खुद के साथ कर पाए तो आई गारंटीड विद यू वी कैन डेवलप आवर लर्नर्स पर्सनालिटी आल्सो। हम खुद को डेवलप कर पाएंगे तब ही हमारे लर्नर्स की पर्सनालिटी को बना पाएंगे। अदरवाइज एग्जाम की क्वेश्चन सोल्व किए, जय सिया राम, काम खत्म। तो साथियों, मूल जो मोटो है कंटेंट का, उसको लेके जानें, उसको समझें और उस पर काम करने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले सेशन में जहां हम बात करेंगे इंटेलिजेंस पर।